रासायनिक संयोजन के नियम की बात करें तो केमिकल रिएक्शन किस आधार पे होती है, तो कुछ नियम है। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम है अवोगाद्रो का नियम। पांचवा है गैसीय आयतन संबंधी नियम, संबंधी नियम। ये पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए किसने दिया, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया हमारे केमिस्ट्री के जनक है, उनको है लेवोसियर। लेवोसियर ने दिया, ये लेवोसियस भी कहते हैं, लेवोसियर भी कहते हैं, सभी जगह अलग अलग नाम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। दूसरी बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया प्राउस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम है प्राउस्ट। तीसरा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया डोल्टन ने। अवोगाद्रो का नियम अवोगाद्रो ने दिया, खुद ने, अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट था, उसने दिया। बात करते आगे गैसीय आयतन संबंधी नियम, तो ये दिया था गेलुशेक ने, गेलुशेक ने दिया ये नियम। ये तो नियम दिया गया किनके द्वारा, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा। कौन इसका खोज करता है ये बतलाया जा रहा है सबसे पहले आपको। दूसरी चीज, कुछ चीजें तो नाम से पता चल रही है जो आपने पढ़ी है, रिवीजन से पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने कहा था आपने पहले तैयार किया होगा, चीज पढ़ी होगी। तो द्रव्यमान संरक्षण की बात करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण की बात करें तो सीधी सी बात है, रिएक्शन कोई सी भी हो रही है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, शुरुआत से लेकर आखिरी तक वो पदार्थ जितना भाग लेगा उतना ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, सुनिएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाएगा। ये रिएक्शन शुरुआत की है जब अभिकारक थे, बन गए उत्पाद है। यहां कार्बन जो है वो कार्बन 6 नंबर का है, एलिमेंट है, इसका द्रव्यमान 12 होता है बेटा, मोलिकुलर वेट इसका 12 है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का तो होता है 16, दो का होता है 32, दोनों को टोटल करने से आता है कितना, 44 आता है बेटा। यहां आप टोटल करके देख लेना, यहां वही 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, टोटल करोगे 44 आएगा। यहां भी आप टोटल करोगे कितना आएगा, 44 आएगा। वेट चेंज नहीं हो रहा है, 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। क्या चेंज हुआ? नहीं। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जितना कंटेंट लिया गया उसका द्रव्यमान निश्चित होगा, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया, ये लेवोसियर ने कहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया होगा कंपटीशन में और कहेगा ये उदाहरण किस नियम को प्रदर्शित करता है, या वो सेंटेंस के द्वारा आपको बतलाया जाएगा कि प्रारंभ में इतना था, मिलकर इतना हो गया। आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान वास्तव में उतना ही है जितना पहले लिया गया था, वो बदला नहीं है, घटा नहीं है, बढ़ा नहीं है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का वो पालन करता है, यही नियम फॉलो करेगा। दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा नियम है वो स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब सीधा सा कंसेप्ट है, किसी एक यौगिक की आप बात करोगे, मैं बात करता हूं जल की, जल बोले तो H2O की बात करता हूं। जल किसी भी स्रोत से प्राप्त होगा, नदी से प्राप्त कर लो आप, किसी समुद्र से प्राप्त कर लो आप, किसी रिएक्शन से प्राप्त कर लो, उदासीनीकरण करवा लो, जल जो प्राप्त होगा वो उसका सूत्र H2O होगा बेटा। कहीं से भी प्राप्त कर लो उसका कंटेंट यही रहेगा। ठीक, दूसरी चीज, इस कंटेंट में 2 तो H और 1 O होगा। तीसरी चीज, इनका द्रव्यमान निकाल लो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, 1 ऑक्सीजन का 16 बता दिया। अनुपात सरल कर दो, 1 अनुपात कितना आया, 8। किसी भी जन्म में आपको जल मिलेगा ना, कहीं भी आपको जल मिलेगा ना, किसी भी रूप में मिलेगा ना, अगर जल मिलेगा ना तो उस जल में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात बेटा सदैव 1/8 ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यही स्थिर अनुपात है, यही कांस्टेंट रेशियो है। कांस्टेंट रेशियो मतलब यहां रेशियो जो होगा वो फिक्स रहेगा, द्रव्यमान का जो रेशियो आएगा वो निश्चित रहेगा। किसी भी कंटेंट की बात कर सकते हो, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है। तीसरा नियम है जो दिया डोल्टन ने, गुणित अनुपात का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो तत्वों के मिलने से, दो तत्व जब मिलेंगे तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या बन सकता है? अरे भाई साहब, 2 संभावना है बनने की। क्या संभावना है? अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में है, कम मात्रा मतलब आधा ऑक्सीजन ले लिया, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और यदि ऑक्सीजन खूब सारा है तो CO2 बनेगा। बन गया ना? तो दो तत्व मिलकर अनेक यौगिक बना सकते हैं, और अनेक यौगिक में बेटा एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन कितना 16, बट यहां क्या 12 और 16 आएगा ना, 12 और 32,
वो यही तो कहता है, एक तत्व के साथ जो दूसरा तत्व मिला है ना, उसका द्रव्यमान का अनुपात निकाल के देखना, वो हमेशा सरल आएगा। सरल बोले तो एक गुणित रूप से आएगा। ये गुणित रूप से आना ही गुणित अनुपात है। समझ पा रहे होंगे? द्रव्यमान जो होगा दो कंटेन के मिलने से, कार्बन ऑक्सीजन मिला है, अलग अलग यौगिक बनेंगे। अगर उनका द्रव्यमान निकालोगे तो एक तत्व का अगर सेम आ रहा है, कार्बन कार्बन का सेम आ रहा है, तो साथ वाले तत्व का कंटेन आप मिला के देख लेना, जितने भी यौगिक बने। अरे NO है, NO2 है, NO3 है, इनका देखोगे ना आप कंटेन, NO4 है, ये कंटेन जितने भी होंगे आगे बनते जाएंगे ऐसे। ये कंटेन जितने भी बनेंगे इनमें इनका नाइट्रोजन को अगर इक्वल मान लेवे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात बिल्कुल एक सिंपल रेशियो बोल सकते, गुणित अनुपात बोल सकते, इसमें प्राप्त होगा। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा। ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट हम बात करें, ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ये जो बताया गया है वो बताया गया है समान ताप दाब पर, ये नियम दिए गए समान ताप व दाब पर। तो गैस के समान आयतन में सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं। कहने का मतलब क्या था, समझना आप कि कंटेन यहां पर ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं। अगर मैं कहता हूं अगर ये 1 लीटर है गैस, ये भी 1 लीटर है गैस, तो कितना बनेगा? इधर जो दिख रहा है वो 1 लीटर बना है। आपको अजीब सा लग रहा हो कि 1 मिलते 2 बनेगा ना, पर इसका रूल जो है वो यही है। वो यही कहता है कि यदि एक आयतन इसका मिला है, एक आयतन इसका मिला है, तो एक आयतन ये बनेगा। और मान लीजिए यहां बना भी 2, मान लेते 2 आयतन बन गया ये, और 2 आयतन में आपको कह देते 2 सी बन गए, यहां पर 2 लीटर कहेंगे। जो दिख रहा है वो कह देंगे, क्या दिक्कत है। बट यहां मैं कहूंगा परमाणु के लिए, तो परमाणु भी समान होंगे, ये कह रहा है। परमाणु समान होने का बेटा मतलब ये है कि एक एटम मिलकर सिंपल सी है, एक एक मिलने से 2 तो होते हैं, इसमें कोई बदलने की बात नहीं है, 2 एटम बनते हैं। पर बेटा कोई आपको ये कह दे एटम एक नहीं है, आधा ले लो, तो आधा और आधा तो मिलकर एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अनुसार, अवोगाद्रो के अनुसार आधा आधा एटम मिलके भी कुछ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बट आपको पता है डाल्टन ने एक अवधारणा दी थी कि परमाणु विभाजित हो ही नहीं सकता, तो उस समय के लिए तो अवोगाद्रो अवधारणा क्या हो गई? फेल ही हो गई ना। तो इस प्रकार जो अवोगाद्रो ने बताया वो कंसेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया। अब उस कंसेप्ट को सिद्ध करने के लिए फिर गेलुसिक ने कुछ बात बताई, और गेलुसिक ने जो कंसेप्ट था उसको बदल दिया, बदलकर कहा कि समान ताप दाब पर जो गैस के लिए जो समान आयतन में परमाणु की संख्या थी ना, वो समान नहीं होती, वो अणु की संख्या समान होती है। और ये बात सिद्ध हो गई, और इसको हालांकि सत्य होते हुए भी माना नहीं गया, वो बात की है। बट ये चीज जो थी कंसेप्ट, वो किसने बताया? गैसीय आयतन संबंधी नियम क्लियर करने वाला गेलुसिक था। उसने कहा कि यहां पर समान ताप दाब पर एक निश्चित ताप दाब है। निश्चित ताप दाब का मतलब हो गया एक चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट है। गेलुसिक ने कहा कि निश्चित ताप दाब पर गैस के समान आयतन में सभी अणुओं की संख्या समान होगी। संख्या समान होगी, बोलो क्या बोला? संख्या समान होगी। जबकि उसमें पहले क्या कहा था अवोगाद्रो ने? परमाणु की संख्या समान होती है। अब ये कंसेप्ट लग गया बोले तो यही नियम ले लीजिए आप, A + B को मिलाते हैं 2 बन गए। अब यहां 2 बन गए मतलब 2 क्या कहोगे आप? अणु बन गए। तो बिल्कुल सही बात है, अणु यदि एक अणु मिलते हैं तो 2 अणु बनते हैं। ये बात होती भी है। बट यदि आधा अणु कर दूं तो आधा अणु मिलके आपको पता है वो तो एक होना ही है, क्योंकि अणु के तो टुकड़े हो सकते हैं। अरे एटम का कंसेप्ट था ना, वो फेल हो गया था, वो दिया था अवोगाद्रो ने जो एटम के लिए कहा, और वही कंसेप्ट किसने दे दिया? गेलुसिक ने जो अणु के लिए कह दिया। ये थे रासायनिक संयोजन के नियम। किसने दिया ये चीज और कौन सा कंसेप्ट लगाया? इजी से इजी उदाहरण से आपको समझना है। बाकी कंसेप्ट या बाकी क्वेश्चंस आप किसी भी टेक्स्ट बुक से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो नहीं आए वो कमेंट के द्वारा बता सकते हो। दूसरी चीज, रासायनिक संयोजन के नियम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल अवधारणा की हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मोल अवधारणा। मोल अवधारणा देखो, इस चीज में आपको काफी सारी चीजों में डेफिनेशन में फंसना नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सीधी सी बात है कि मोल की बात हो रही है, और मोल क्या चीज है आपको मैं पहले बता चुका हूं। पदार्थ की मात्रा की मैं बात कर रहा हूं बेटा। पदार्थ की मात्रा की बात करूं तो पदार्थ की मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा क्या है? तो पदार्थ की मात्रा बेटा मोल से इंडिकेट करने का तो ये तो इकाई है। कितनी मात्रा है वो मोल इंडिकेट करता है।
बट दूसरी बात यह आती कि मोल है क्या। मोल मैंने बताया पदार्थ की मात्रा है, ठीक। कितने हैं, तो मोल की जो कंटेन है उसका नंबर है कि अगर बात करूं मैं एक मोल की भी, तो एक मोल कितना होता है। कैसी बात करूं एक मोल की, काफी बार आपने देखा होगा सोडियम का द्रव्यमान अगर बात करें, इसका द्रव्यमान आता है 23 ग्राम पर मोल। अब क्या हुआ ये पर मोल का मतलब, ये इसका मोलर द्रव्यमान है बेटा। सोडियम का मोलर द्रव्यमान, मोल में द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान है इसका 23 ग्राम है, कितने में, पर मोल में, एक मोल में। अब हमें तो पता यह लगाना कि एक मोल में कितना है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके अवोगाद्रो ने बताई, वो आई 6.022 इंटू 10 की घात 23 एक एटम निकल के आया उसके अंदर, परमाणु निकल के। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो नहीं समझे, सुनिएगा। एक सोडियम का टुकड़ा आपको दिया, और टुकड़ा देख के आपको यह कहा गया कि सोडियम के टुकड़े का वजन है 23 ग्राम। कितना ग्राम है, 23 ग्राम है सर, ठीक है, 23 ग्राम है। और 23 ग्राम जो है वो ये कह दिया जाए कि एक मोल का है 23 ग्राम, समझ रहे हो ना। यानी ये एक मोल कंटेन है, ये आपको सोडियम का टुकड़ा दिया गया है। अब उसमें सोडियम जो एलिमेंट ही तो है अपने आप में, एक कंटेन ही तो आपके पास है। उस एलिमेंट में मैंने कहा था तत्व तो समान परमाणु का समूह होता है, तो बहुत सारे तत्व होंगे उसके अंदर। वो बहुत सारे तत्व मिलेंगे, बहुत सारे तत्व मिलेंगे, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा रूप बना रहे हैं, बड़ा एक मेटल बना रहे हैं, एक धातु बना रहे हैं। और तत्व किससे बना है, समान परमाणु से। तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, परमाणु है। हमारे पास जो टुकड़ा है उसमें छोटे छोटे परमाणु है, वो क्या है, उसके एटम है। कितने के एटम बेटा, वो 23 ग्राम जो वेट आ रहा है वो अकेले का नहीं है, वो एक एलिमेंट का है। एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, और बेटा वो एटम कितने होते हैं, वो इतने सारे एटम है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 एटम होते हैं। इतने सारे एटम मिलकर एक मोल एलिमेंट बनाते हैं, एक मोल कंटेन बनाते हैं। बात करें हमारे बाल, एक मोल है। मैं कहता हूं कि मेरे सिर पे, आपके सिर पे एक मोल बाल है। एक मोल बाल का मतलब आपके सिर में कितने बाल है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 बाल है, गिन के देख लेना आप। दूसरी बात, मैं कह दूं कि यहां पे एक मोल प्रोटॉन है, तो बेटा एक मोल प्रोटॉन का मतलब साफ सा डेफिनेशन है कि 6.022 इंटू 10 की घात 23 प्रोटॉन प्रेजेंट है। मेरे बात करता हूं कि रक्त में लाल जो रुधिर कणिकाएं है, आरबीसी है, उसकी संख्या एक मोल है मान लेते, कह दिया मैंने कि मोल। कितनी है आरबीसी उसके अंदर, तो अगर गिनोगे ना, काउंट करने बैठोगे तो वो काउंट करके जब निकल के आएगा ना, वो सिंपल सा बात है कि वहां आरबीसी की संख्या कितनी आएगी, वो आरबीसी की संख्या फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23 आरबीसी काउंट होके आएगी। ये एक मोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, पदार्थ की मात्रा जो मोल है, उस मोल को दूसरी डेफिनेशन के द्वारा कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, बोले तो और क्या चीज है मोल। तो मोल दूसरी चीज जो है वो है, मोल का मतलब होता है जो गिवन मास है, बोले तो हो सकता है दिया गया भार, कह सकते हैं उसे भार बोल दो आप यहां डेफिनेशन में। भार 23 ग्राम सोडियम है, तो 23 ग्राम सोडियम, तो ग्राम सोडियम भार हो गया, दिया हुआ मेटेरियल है। और नीचे उसका जो फिक्स वैल्यू है, जो हमें मेजर नहीं करना पड़ता, जो एक क्या है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू है उसका, वो हो गया उसका द्रव्यमान। अगर आप शॉर्ट में इंडिकेट करो ना बेटर, मोल को इंडिकेट करते एन से, मोल को इंडिकेट करते एन से, भार को वेट कहते डब्ल्यू से, द्रव्यमान को एम से। सिंपल सी बात है, मोल निकालना हो मतलब एन निकालना हो तो डब्ल्यू अपॉन बेटा क्या करना है, एम करना है। मेन चीज याद ये रखनी है, समझना आप। मैंने कहा 22 ग्राम CO2 में कितने मोल है, मैंने पूछा आपसे 22 ग्राम CO2 में मोल कितने हैं, मैंने आपसे पूछा है, तो आप खुद निकालो। मोल मतलब एन है, एन मतलब डब्ल्यू अपॉन एम बता दिया मैंने, समझना। डब्ल्यू मतलब भार कितना ग्राम दे रखा है, 22 ग्राम, तो 22 ग्राम। दूसरी चीज CO2 में मोलिकुलर वेट है, CO2 का निकाल लो, आपके सामने CO2 पड़ा है, एक C है और 2 O है। C का 12, ऑक्सीजन का 16, एक का 16 तो 2 का 32, 32 और 12 44 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। 44 से भाग कर दो, कितना आ गया, आधा मोल आ गया। समझे कि नहीं समझे, ये मोल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बोले तो मोल क्या है, मोल है गिवन मास अपॉन मोलर मास का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, मोल होगा।
दूसरा मोल कितना है, मोल है 6.022 इंटू 10 की घात 23 एटम हो सकते हैं, 23 कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए हम कह रहे हैं भी एक मोल ये है तो वो इतना सारा है वो, ठीक है। तो मोल अपन ऐसे मेजर कर सकते हैं। अब मोल के साथ साथ में उससे क्या पूछा जा सकता है, मोल तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ, मोल तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ, हमें आगे क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि मोल में तो बहुत सारी क्वांटिटी है। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि आपको ये प्रश्न, जैसे कि आपने सिंपल सा प्रश्न देखा 22 ग्राम CO2 में मोल कितने हैं, पहला प्रश्न तो ये सुनिएगा। प्रश्न की बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन तो ये हो गया CO2 में 22 ग्राम CO2 में मोल कितने हैं, ठीक। दूसरी चीज आपको इसी में ये कह दे कि CO2 कितने हैं। अब CO2 क्या है, CO2 अणु है, CO2 अणु की संख्या पूछ ले, कितने मतलब की संख्या पूछ ले तो संख्या कितनी है ये पूछ सकता है, समझना ध्यान से। और आपको ये कह सकता है कि CO2 अणु कितना है, वो 22 ग्राम है, क्वेश्चन वही है शुरुआत का ही, 22 ग्राम CO2 है तो 22 ग्राम CO2 लिया है मैंने। तो उसी CO2 अणु में परमाणु कितने है, परमाणु कितने है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इस चीज को समझना है एक एक चीज को। क्वेश्चन नंबर इसको मैंने 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, ये स्टार्टिंग का 1 है, शुरुआत यहीं से हो रही है इसकी। 22 ग्राम लेना है मतलब 22 ग्राम ले लिया, मोल आ गया आधा, ठीक। दूसरा आप ध्यान से समझना, आधा मोल CO2 आ गया, ये कंफर्म है कि 22 ग्राम CO2 में आधा मोल CO2 होता है। अब आधा मोल मतलब ये कितना है, क्योंकि बच्चों में बता चुका हूं कि एक मोल यदि है तो एक मोल का मतलब नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 की घात 23 है, कंफर्म है। तो इतने सारे CO2 उसमें होंगे बट मोल ही कितना है, आधा है। आधे मोल में CO2 कितना होगा, तो आधा 6.022 इंटू 10 की घात 23 CO2 होंगे, आधे करते ही 3.011 इंटू 10 की घात 23 CO2 नंबर आ गए इसे अंदर। दूसरा एक और देख लो आप, लास्ट CO2 वही है, कितने सारे CO2 है, उसमें एटम पूछ रहा है वो। अब एक CO2 में आप देख लो गौर से, तीसरे उत्तर की बात करोगे ना आप, तो एक CO2 में बेटा कार्बन है 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, कुल मिला के एक में 3 एटम है। पर जितने भी अणु है, एक अणु के अंदर 3 एटम, एक अणु के अंदर 3 एटम, तो अणु कितने सारे आ चुके बेटा 3.011 इंटू 10 की घात 23 CO2 के अणु आए थे अभी अभी, और एटम एक में 3 होते हैं, तो बेटा 3 से गुणा कर देना, 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की घात कितना 23, तो गुणा किया कितना आएगा 9.033 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। ये इतने सारे एटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये किसी के लिए पूछा जा सकता है, समझ रहे हो, सभी के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा लगाना है, ठीक। दूसरी चीज, यहां ये तो किसी सॉलिड की पाउडर की बात हो रही है, वहां आपको मोल निकालना है। मोल का फंडा सिंपल सा है, मोल कॉन्सेप्ट यही कहता है मोलिकुलर वेट ऊपर रख दीजिए और गिवन वेट मास ऊपर रख दीजिए और मोलर मास नीचे रख दीजिए और मोल निकाल लीजिए। मोल, एक मोल में कंटेनमेंट नंबर ये बताए। अगर केवल गैस की बात हो रही हो, एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं, यदि केवल गैस की बात हो रही हो और टेम्परेचर STP हो, STP टेम्परेचर प्रेशर का बात हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, मानक ताप दाब की कंडीशन पे टेम्परेचर मानक हो, दाब और ताप दोनों ही मानक हो, कमरे का ताप फिक्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए वो हो, मानक ताप दाब हो, तो ऐसी कंडीशन पे 1 मोल गैस कितना होता है या 1 मोल गैस से कितना का आयतन घेरता है, तो आपको याद रखना है इस टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे 1 मोल गैस का मतलब केवल गैस के लिए बेटा, और ये STP पे है, ठीक है। NTP पे भी कह सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कह सकते हैं। STP NTP पे 1 मोल गैस जब भी बोलूं मैं, तो 1 मोल गैस का मतलब वो कितना वॉल्यूम कवर करती है, याद रखना 22.4 लीटर आयतन वो कवर करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, 1 मोल गैस में 22.4 लीटर ये इसका वॉल्यूम है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। STP पे अगर 2 मोल है तो डबल हो जाएगा, 2 मोल गैस की बात करता हूं तो 1 मोल इतना लेता है, 2 मोल डबल हो जाएगा, 2 मोल में कितना होगा 44.8 लीटर। ये डायरेक्टली कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा, इससे आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। मोल निकालना आपको आ गया होगा,
नहीं समझ में आता उसको आप बार बार में पॉज करके बार बार में रिपीट करके देख सकते हो, आप रोक के देख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, मोल के बाद में बात करते हैं, अगर मोल निकालना आपके आ गया तो मोल के बाद में एक लास्ट चीज हम यहाँ पे पूछी जाती है, वो पूछी जाती है सीमांत अभिकर्मक के बारे में। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक क्या चीज है? देखिए, सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब सीमांत बोल सकते हैं, सीमा के अंत में कोई भी रिएजेंट। जैसे मैं कहूं आपको कि एक ए, दो बी मैंने लिए है, बट यहां बना है ए बी। समझना इस बात को, आपको वह समझ में तो आ ही रहा होगा कि एक ए और एक बी के मिलने से ए बी बनता है। तो अगर मैं कहता हूं आपको, बताइए 5 ए और यहां एक बी मिलकर कितने ए बी बनाएंगे, तो आपका उत्तर मेरे हिसाब से ए बी होगा, अगर आप समझदार हो तो। क्योंकि आपको पता है ए बी तब बनता है जब एक बी हो। बट ऊपर देखो आप, एक ए है, दो बी है, तो क्या दो बन सकते हैं? अरे नहीं, क्योंकि ए के लिए एक बी चाहिए तो दो बी के लिए दो ए चाहिए। अरे दो बी जरूर है, क्या दो ए है ना? अगर दो ए हो जाते तो जरूर कहते कि दो बनेंगे, बट यहां 5 ए लिए है, बी ए की है, तो ए बी ए की तो बनेगा। यदि आपने यहां 3 ए लिए होते और 3 बी लिए होते ना, तो 3 बनते, बट यहां 2 बी लिए होते, बट यहां 2 बी लिए होते तो बेटा 2 ए 2 बी भी काम आते और ये 2 ए बी बन जाता। बन जाता कि नहीं बन जाता? बन जाता, वो बात तो सही है। दूसरी चीज यहां हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक चीज कम पड़ रही है। कम कौन सी पड़ रही है? ऊपर देख रहे हो दोनों बराबर बराबर है, कोई कम नहीं पड़ रही। बट यहां ए ज्यादा है, बी कम है, जल्दी से खत्म हो गया। अरे बेटा वो अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले खत्म हो गया हो, पूर्णतः खत्म हो गया हो, वही सीमांत अभिकर्मक है। ठीक, यहां देखो ना आप, 3 ए लिया है, 3 बी लिया, 2 बी लिया है, मिलकर 2 ए बन गया। बट आपको पता है ए बी की बात करते पूरा काम आ गया, ए बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है। तो पहले खत्म कौन हुआ? बी खत्म हुआ, मतलब बी क्या है रे? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब प्रश्न जो आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको पता लगाना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कैसे पता लगाएंगे? ऐसे देख के पता लगाएंगे? नहीं, ऐसा प्रश्न ही नहीं आएगा। कैसा प्रश्न आएगा? तो देखिए आप, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आएगा तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा। जैसे कि मान लो ए और बी मिलकर सी बन गए। दूसरा क्वेश्चन की संभावना है ऐसे ही है, ए प्लस बी मिलकर सी बन रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन यहां तो यह आएगा कि ए के मोल है बेटा 3 मोल है। कितने मोल है? 3 मोल है। बी के मोल है 5 मोल है। ये मोल है इनके। अभिकर्मक की बात करेंगे, उत्पाद से कोई मतलब ही नहीं होता। यहां दिया हुआ आएगा 12 ग्राम है। कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। ठीक, और यहां दिया हुआ हो सकता है कि दे दिया मान लीजिए 64 ग्राम। कितना ग्राम दे दिया? 64 ग्राम दे दिया गया है। ठीक है, ये इसका ग्राम में वैल्यू दे रखा है, यहां इसको मोल में दे रखा है। अब रिएक्शन में जो ए और बी जहां जहां लिख रहा हूं ना बेटा, वहां ए बी नहीं आएगा, कोई ना कोई कंटेन जरूर आएगा। कंटेन मतलब कार्बन हो सकता है, तत्व होगा कोई ना कोई। तो एक बात समझना आप, अगर यहां कोई तत्व नहीं है तो भी चलेगा। चलेगा कैसे? कि देखिए जब मोल दे रखी हो, मेरी बात समझना, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं कि मोल यदि दे रखी हो और आपको सीमांत अभिकर्म पूछ लेना, तो दिए गए मोल में बेटा भाग दे देना स्टोइकोमेट्रिक का। अब स्टोइकोमेट्रिक क्या है? सुनिएगा कि जो भी रिएक्शन लिखी जाती है, उन रिएक्शन में रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके आगे कोई ना कोई 2, 3, 4, 5 गणितीय अंक होता है। नहीं होता तो एक है। उस गणितीय अंक को स्टोइकोमेट्रिक कहते हैं। सिंपल सी बात है। अरे एक के आगे कितना लगा है? 1 लगा है, तो उस 1 का भाग दे दो 3 में, कितना आएगा उत्तर? अरे 3 ही तो आएगा। 5 है। बी क्या कितना लगा है? 1 लगा, 1 का भाग दे दो, कितना आएगा? 5 आएगा। बेटे जो कमाए, अरे जो कमाए वैल्यू, वो कम वैल्यू ही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मींस ए यहां सबसे पहले खत्म हो जाएगा। यही फंडा है। समझो, और एग्जांपल हो ले लो आप। मोल में चेंज कर रहा हूं, 1 मोल, ठीक है, और यहां मोल कर दिए मैंने 2 मोल। मोल ज्यादा है, यहां मैंने इसके नीचे कर दिए, बी की संख्या कर दी 6 और ए की संख्या कर दी 2। अब आप देखना, मोल 1 है इसका, 1 मोल में भाग कितने का दूंगा भाई? 1 मोल में भाग 2 का दूंगा, आधा आ गया।
जबकि यहां 2 मोल में कितने का भाग दूंगा, 2 में दूंगा 6 का भाग, कितना आएगा 1/3 आएगा। अब बताओ छोटा कौन है, 1/3 ज्यादा लग रहा है ना, पर 2 मोल आपको बेटा सब कुछ डिसाइड इस स्टाइकोमेट्रिक से होता है। मोल में भाग दे दो स्टाइकोमेट्रिक का, यही सीमांत विकर्मक है इसका। ठीक, दूसरा ग्राम में वैल्यू दे रखी है, ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो सीधी सी बात है मोल निकालो पहले, मोल तो निकालने ही पड़ेंगे आपको, कुछ भी हो जाए चाहे, मोल तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब निकालेंगे कैसे, मोल निकालने का तरीका मैंने बताया था, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है बेटा एम, डब्ल्यू तो दे रखा है 12, 64, 12 और 64 ये लो दे दिया, बट यहां एम नहीं है बेटा, तो एम होने के लिए वहां उसको तत्व का होना जरूरी है, और तत्व का होने के लिए मैंने लिख दिया कार्बन, और तत्व का होने के लिए मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, बन गया यहां CO2 बन गया, कुछ भी बने उससे क्या फर्क पड़ता है, बट लिख दिया मैंने। कार्बन का दिया गया भार तो ये है, मोल द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है भगवान की दया से, तो 12 हो गया ये तो, और 12 से 12 कट गया तो बेटा 1 मोल आ गया। अरे मोल निकाल रहा हूं मैं पहले, मोल 1 आ गया। 64 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 1 का 16 तो 2 का 32, बेटा 32 में भाग दिया, 32 का भाग दिया 64 में तो 2 मोल, बेटा देखो मोल तो निकाल लिए। उसके बाद मैंने अभी बताया कि मोल में भाग दे दो स्टाइकोमेट्रिक संख्या को देख के, कार्बन के साथ कितनी संख्या है रे, कार्बन के साथ 1 ही तो है, 1 में 1 का भाग दे दो उत्तर आएगा 1। यहां CO2 के साथ कितना है आगे 1 ही है, 2 में भाग दे दो 1 का, कितना आएगा 1 का भाग दिया 2 में तो 2 आ गया, उत्तर इधर 2 आ रहा है इधर 1 आ रहा है, न्यूनतम संख्या वाला ही सी क्या है न्यूनतम है, सी न्यूनतम है ना बेटा, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उसके मोल निकाल लो, मोल निकालने के लिए मोल कंसेप्ट अवधारणा काम आएगी, बोले W/m से निकालो, मोल निकल गए ना, मोल से आप उसका सीमांत विकर्मक निर्धारण कर सकते हो, क्योंकि मोल में आप किसका भाग दे दो, उसके स्टाइकोमेट्रिक का भाग दे दो, स्टाइकोमेट्रिक का भाग देती क्या आ जाएगा, अरे बोलो क्या आ जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक का भाग देते ही हमारे को उसके लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, इसमें जो भी है आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, और दूसरी चीज जहां तक आपके पॉसिबल है दोस्त जहां वो जानते हैं जिनको कुछ मिल सके कुछ एक्स्ट्रा, इसके लिए आपको करना है इसको शेयर करना है। आगे का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।